नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रिसर्चर्स लेंस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे NAAQS की, यानी नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड की। तो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या होते हैं? ये एक कैप है, यानी कि एक लिमिट दी गई है कुछ क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स के ऊपर कि उन क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स का एटमॉस्फेयर के अंदर जो प्रेजेंस है वो इस लिमिट से ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी कि गवर्नमेंट को या फिर इंडस्ट्रीज़ को या जो भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनको ये अश्योर करना होगा कि कोई भी एक्टिविटी ऐसी ना हो जिसके कारण ये लिमिट, ये क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स इस लिमिट से एक्सीड कर जाएं। यानी कि इस कंसंट्रेशन, जो एक फिक्स कंसंट्रेशन दी गई है हर एक क्राइटेरिया पोल्यूटेंट की, वन हैज़ टू अश्योर बाय एनी मीन कि ये क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स की कंसंट्रेशन एक्सीड ना हो और इस लिमिट के अंदर रहकर ही सारी एक्टिविटी हो सके। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं, यानी कि इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ NAAQS का, तो फर्स्ट टाइम इसको डेवलप किया था EPA ने। EPA यानी यूनाइटेड स्टेट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने। ये एम्बिएंट एयर क्वालिटी जो होती है, एम्बिएंट का मतलब होता है आउटडोर एयर, यानी कि जो बाहर की एयर है, हमारे घर से बाहर की जो एयर है उसकी लिमिट्स को सेट करते हैं। तो इसकी देखा देखी फिर हर एक कंट्री ने अपनी लिमिट स्टार्ट की डालना। हर एक कंट्री ने को उसकी इम्पोर्टेंस का महसूस हुई और उन्होंने हर एक कंट्री ने एक लिमिट अपनी अपनी सेट करी। तो अगर हम इंडिया की बात करें हमारे कॉन्टेक्स्ट में, तो इंडियन एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड डेवलप किए गए और हमारे सिलेबस में भी इंडियन एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड ही है। तो हमें सिर्फ इंडियन एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को समझना और पढ़ना होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगभग 12 क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स डिफाइन किए हैं, जो यूएस में सिर्फ 6 हैं, बट इंडिया के अंदर अराउंड 12 क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स हैं, जो कि हैं PM10, PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ग्राउंड लेवल ओजोन, लेड, आर्सेनिक, निकल, बेंजीन एंड बेंजोएपायरीन। तो ये लगभग 12 जो पोल्यूटेंट्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफाइन किए कि इनकी लिमिट्स जो है वो इस लिमिट के अंदर वो रखे जाएंगे। तो चलिए INAQS की बात करें, यानी कि इंडियन नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड की, तो इसके अंदर टाइम पीरियड एवरेज जो है पोल्यूटेंट्स का वो डिफाइन किया। टाइम पीरियड एवरेज मतलब कि कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए सैम्पलिंग जो है उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, यानी कि फॉर 24 आवर्स के अंदर किसी भी पोल्यूटेंट की जो क्वांटिटी या कंसंट्रेशन है वो कितनी हो सकती है, 1 घंटे में कितनी हो सकती है, पूरे साल में कितनी हो सकती है। तो एक लिमिट सेट की गई है। अब क्या होता है अगर लिमिटें ब्रीच होती है, मान लीजिए किसी एरिया में जो 24 आवर्ली लिमिट है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, तो फिर गवर्नमेंट को वहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, हवा डिवीजन चलाती है सरकार दिल्ली में, ऐसे टाइप की कोई एक्टिविटी करनी पड़ेगी, या हो सकता है इंडस्ट्रीज़ के ऊपर क्या लगानी पड़े, कुछ छापेमारी करनी पड़े ताकि पता चले कि कौन कौन है जो इतना ज़्यादा एमिशन कर रहे हैं। फिर डीजल इंजन्स के ऊपर उस एरिया के अंदर रोक लगानी पड़ेगी, डीजल की गाड़ियाँ नहीं आएंगी, और CNG को वहाँ प्रमोट करना पड़ेगा। तो ऐसे कई सारे मेजर्स गवर्नमेंट को लेने पड़ते हैं। फिर बात आती है कंसंट्रेशन इन एम्बिएंट एयर, यानी कि उसके बाद डिसाइड होगा कि कितनी कंसंट्रेशन उसकी उस पॉल्यूटेंट की एम्बिएंट एयर के अंदर हो सकती है। अब इसके लिए 2 एरियाज डिफाइन किए गए हैं। पहला है इंडस्ट्रियल एरिया, रेजिडेंशियल, रूरल एंड अदर एरियाज, यानी कि इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, रूरल एंड अदर एरियाज को एक कैटेगरी में रखा गया है और इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज को एक कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि 2 अलग अलग कैटेगरी ऑफ एरियाज के लिए अलग अलग उसको डिफाइन किया गया है। तो अगर हम मेथड ऑफ, उसके बाद होता है एक मेथड ऑफ मेजरमेंट, यानी कि किस मेथड के थ्रू ये मेजर किया जा सकता है। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है अमेंडमेंट 2009। इस इंडियन नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के अंदर 2009 में कुछ बदलाव किए गए, कुछ अमेंडमेंट किए गए। वो क्या थे? पहले जब ये नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड हुआ करता था, उसमें जो कंसंट्रेशन थी वो 3 एरियाज के लिए डिवाइड की गई थी। पहला था इंडस्ट्रियल एरिया, फिर दूसरा रेजिडेंशियल एंड रूरल एंड अदर एरियाज, एंड तीसरा था सेंसिटिव एरियाज। लेकिन फिर 2009 में इसको हटाकर 2 पार्ट में डिवाइड करा गया। एक पार्ट में रखा गया इंडस्ट्रियल एरिया, रेजिडेंशियल, रूरल एंड अदर एरिया, और एक पार्ट में रखा गया सेंसिटिव एरिया, यानी कि इंडस्ट्रियल, रूरल और रेजिडेंशियल इनको एक पार्ट में कर दिया गया और सेंसिटिव इकोलॉजिकल जोन इनको दूसरे पार्ट में कर दिया गया। तो सेंसिटिव इकोलॉजिकल जोन जो है नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनको नोटिफाई करेगी
और इसमें कुछ और पॉल्यूटेंट्स जोड़े गए 2009 में। वो कौन कौन से थे? PM 2.5, ओजोन, अमोनिया, बेंजीन, बेंजोपायरीन, आर्सेनिक एंड निकल, यानी कि लगभग 7 पॉल्यूटेंट्स और ऐड किए गए। और इससे पहले से 5 क्राइटेरिया पॉल्यूटेंट्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी उसके ऊपर लिमिट लगा रखी थी, यानी कि इनकी मॉनिटरिंग होती थी। ये इसमें इंडियन एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड का एक थोड़ा सा ओवरव्यू था। अब हम बात करेंगे एक एक पॉल्यूटेंट की जो इस समय मॉनिटरिंग में रहता है इंडियन गवर्नमेंट का। तो सबसे पहला है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो उसका टाइम वेटेड एवरेज की अगर हम बात करें तो एनुअल एवरेज, यानी कि साल भर का जो वैल्यूज होंगी इसके अंदर, अगर एनुअल एवरेज के हम समझते हैं तो एनुअल एवरेज इज मिनिमम 104 मेजरमेंट्स इन अ ईयर टेकन ट्वाइस अ वीक 24 आवरली एट अ यूनिफॉर्म इंटरवल, यानी कि हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार लिया गया हो और 104 मेजरमेंट मिनिमम होनी चाहिए, तभी उसे अरिथमेटिक एनुअल मीन जो है माना जाएगा। फिर दूसरा है 24 आवरली या फिर 8 आवरली या 1 आवरली भी मॉनिटरिंग की जाती है। बट इस केस में क्या है कि 98% ऑफ टाइम जो ये वैल्यूज हैं वो लिमिट में रह सकती हैं, बट 2% ऑफ टाइम यह लिमिट को एक्सीड कर सकती हैं। यानी अगर कोई डेली मॉनिटरिंग हो रही है तो अगर हम पूरे महीने का डाटा लेते हैं तो उसमें उस महीने में अगर 98% ऑफ टाइम वो वैल्यूज लिमिट के अंदर हैं और 2% टाइम यानी एक दिन किसी या 2 दिन किसी वैल्यूज एक्सीड कर गई हैं तो उसको फिर एज अ प्रॉब्लमेटिक इशू नहीं माना जाता। यानी 98% ऑफ टाइम उन वैल्यूज को कंफर्म करना होगा उस लिमिट के अंदर। तो चलिए बात करते हैं SO2 की। SO2 के अंदर जो है इंडस्ट्रियल एरिया, रेजिडेंशियल, रूरल एंड अदर एरिया, इसको मैं अब IRRA बोलूँगा और इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज को ESA बोलूँगा। तो आप इसको इस तरह याद कीजिएगा। तो इसके अंदर एनुअल एवरेज की जो लिमिट है वो है 50 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब और इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज के लिए है 20 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। 24 आवर्स की बात करें तो 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब और इकोलॉजिकल के लिए भी ये सेम है, यानी कि 24 घंटे के अंदर 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और साल भर के अंदर 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इन IRRA के लिए, और ESA के लिए 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो मेथड ऑफ मेजरमेंट इसमें यूज़ किया जाता है वो है इम्प्रूव्ड वेस्ट एंड गीक मेथड। इम्प्रूव्ड वेस्ट एंड गीक मेथड में क्या होता है कि SO2 को एब्जॉर्ब किया जाता है इन सोल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टेट्राक्लोरोमेर्क्यूरेट, जिसको TCM भी बोलते हैं, और फिर ये SO2 रिएक्ट होता है डाइक्लोरोसल्फेटो मर्क्यूरेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। बहुत लंबी कहानी है, इसको हम आगे वाली वीडियो में हम पूरे जो मेथड्स हैं एक एक करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आपके इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में दिए हुए हैं इन मेथड्स के बारे में पढ़ने का, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आपको ये वैल्यूज़ को याद कर लेना है। इस वैल्यूज़ पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और अब आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा यहाँ ये याद कैसे होंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा जिस ट्रिक के थ्रू आप बहुत आसानी से ये चीज़ें याद कर लेंगे, आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा। फिर चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की, जो है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एज NO2, यानी कि NO2 की वैल्यूज़ जो है अगर एनुअल एवरेज की बात करें तो वो 40 होनी चाहिए IRRA के लिए और ESA के लिए 30 होनी चाहिए और 24 घंटे के अंदर 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से एक्सीड नहीं करनी चाहिए दोनों एरियाज़ के लिए। इसमें जो मेथड यूज़ होता है वो है मॉडिफाइड जैकब एंड कोशेसी मेथड। आई डोंट नो आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और नॉट। में सोडियम आर्सेनेट यूज़ किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में NO2 को डिसॉल्व करते हैं तो एक स्टेबल सोल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट बनाता है। फिर उसमें भी लंबा मेथड, लंबी कहानी, जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे जब हम मेथड्स पढ़ेंगे। और इसमें एक मेथड होता है केमिल्यूमिनेसेंस। केमिल्यूमिनेसेंस में क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो पार्टिकल्स हैं NO2 के, उन्हें एक्साइट किया जाता है। उसके बाद फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के अंदर उनको रिएक्ट किया जाता है। ये भी एक लंबी कहानी, लंबा प्रोसीजर है, इसको हम अगले वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आता है मेन है पार्टिकुलेट मैटर PM10। PM10 यानी कि उसका साइज जो है वो 10 माइक्रोमीटर छोटा होगा। तो PM10 की जो एनुअल एवरेज वैल्यू यानी कि साल भर का जो PM10 का कंसंट्रेशन होना चाहिए वो होना चाहिए 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब दोनों एरियाज़ के लिए, और 24 घंटे में होना चाहिए 100 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब दोनों एरियाज़ के लिए। जिसके अंदर जो मेथड यूज़ होता है वो है ग्रेविमेट्रिक। ग्रेविमेट्रिक में सिंपल एक फ़िल्टर पेपर के थ्रू एयर को पास कराते हैं और उस फिल्टर पेपर को उसके बाद पहले इनिशियल वे करते हैं, यानी कि बिना पास कराए वे करते हैं, फिर उसके बाद पास कराने के बाद वे करते हैं, तो डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं तो मालूम पड़ जाता है कितना पार्टिकुलेट मैटर है। फिर दूसरा है TEOM यानी टैपर्ड एलिमेंट ऑसिलेटिंग माइक्रोबैलेंसेस। ये कंटिन्यूस मेथड होता है फॉर एनालाइजिंग द अमाउंट ऑफ PM10
इसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में, जब हम मेथड्स को डिस्कस करेंगे। फिर एक है बीटा एटेन्यूएशन। बीटा एटेन्यूएशन यूज़ करता है बीटा रेडिएशंस को। ये भी एक तरीके का मेथड है फॉर एनालाइजिंग द अमाउंट ऑफ PM10। तो हम इसको भी पढ़ेंगे अगले वीडियो में, डिटेल इसको हम समझेंगे। फिर आता है इंपॉर्टेंट, वो है पार्टिकुलेट मैटर साइज लेस देन 2.5 यानी PM 2.5। इसकी जो वैल्यू है दोनों एरियाज के लिए सेम है, यानी कि 40 होनी चाहिए एनुअल एवरेज, और 24 आवर्स के लिए 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब होनी चाहिए। तो मेथड इसके अंदर जो यूज़ होते हैं वो सेम ही है, दोनों PM10 और PM 2.5 को सेम वे में डिटेक्ट किया जाता है, जो कि ग्रेविमेट्रिक, TEOM, बीटा एटेन्यूएशन, इनके थ्रू हम इनको डिटेक्ट कर लेते हैं। फिर बात आती है लेड की। लेड का जो एनुअल एवरेज है वो होना चाहिए 0.5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब फॉर बोथ द एरियाज, एंड फॉर 24 आवर्स इट शुड बी लेस देन 1 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसमें जो मेथड यूज होता है वो है ASS यानी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये बेस होती है ऑन द अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फ्री मेटालिक आयन। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है AAS। तो इसको आप पढ़ सकते हैं और आने वाली वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। फिर है EDXRF, एक मेथड यूज़ किया जाता है। EDXRF में एनर्जी डिस्पर्जन एक्सरे फ्लोरेसेंस बोलते हैं EDXRF को। ये भी एक इम्पॉर्टेंट मेथड है जो यूज़ करता है, लेकिन काफ़ी कॉम्प्लेक्स मेथड है। ज़्यादातर ये केसेस में AAS ही यूज़ किया जाता है, और हम इसको भी थोड़ा समझेंगे, पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर जो इम्पोर्टेंट पॉल्यूटेंट आता है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो वैल्यूज़ है वो है 8 आवर्स के लिए और 1 आवर्स के लिए। तो 8 आवर्स के अंदर जो उसकी वैल्यू है वो 2 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फॉर बोथ द एरियाज, और 1 आवर यानी कि 1 घंटे के अंदर उसकी जो वैल्यू है वो 4 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका जो मेथड ऑफ मेजरमेंट है वो है नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड, यानी कि एक स्पेक्ट्रोस्कोपी है NDIR, इसको यूज़ करके इसका डिटेक्शन किया जाता है। फिर बात करेंगे ओजोन की। ओजोन भी डिटेक्ट किया जाता है 3 सैम्पलिंग उसकी होती हैं, 8 आवरली, 1 आवरली एंड 24 आवर्स, यानी कि 8 घंटे के अंदर उसकी वैल्यू है 100 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और 1 आवर उसकी वैल्यू 180 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और 24 आवर्स 60 माइक्रोग्राम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये वैल्यूज़ हैं ओजोन के लिए। इसमें 3 वे में डिवाइड कर दिया गया है, 8 आवर्स, 1 आवर एंड 24 आवर। बाकी में आपको 2 तरीके से वैल्यू डिवाइड की गई हैं, 8 आवर या 1 आवर या 24 आवर या एनुअल एवरेज, बट इसमें ओजोन के अंदर 3 वे में वैल्यूज़ को डिवाइड किया गया है। इसका मेजरमेंट का जो टेक्निक है वो है फोटोमेट्रिक, केमिल्यूमिनेसेंस या केमिकल मेथड। तो किसी भी मेथड से आप इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। इनके बारे में हम भी बात करेंगे अगले वीडियो में। फिर बात आती है अमोनिया की। अमोनिया एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट है। तो इसका एनुअल एवरेज की वैल्यू जो है वो 100 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से कम होनी चाहिए बोथ द एरियाज, एंड 24 आवर्स में 400 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से भी कम होनी चाहिए इसकी वैल्यू दोनों एरियाज के अंदर, यानी कि IRRA के लिए और ESA के लिए। इसके अंदर मेथड जो यूज़ होगा वो है केमिल्यूमिनेसेंस, जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया था क्या होता है। फिर एक इसमें नया मेथड आता है इंडोफिनॉल ब्लू मेथड। इंडोफिनॉल ब्लू मेथड में क्या होता है, इंडोफिनॉल ब्लू पिगमेंट बनता है ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ फिनॉल एंड हाइपोक्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। तो ये भी एक लंबा मेथड है, काफ़ी सारी इसमें डिस्कस करने की काफ़ी चीज़ें हैं, वो हम आगे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर है बेंजीन। बेंजीन का सिर्फ एनुअल एवरेज लिया जाता है, जिसकी वैल्यू होनी चाहिए 5 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब से कम। दोनों केसेस, दोनों एरियाज के लिए सेम वैल्यूज़ हैं। फिर है बेंजोएपायरीन, जिसकी एनुअल एवरेज की वैल्यू होनी चाहिए 1 नैनोग्राम पर मीटर क्यूब से भी कम, और इसके अंदर यूज़ किया जाता है GC यानी कि गैस क्रोमेटोग्राफी और HPLC एक्सट्रैक्शन। फिर बात आती है आर्सेनिक की। आर्सेनिक के अंदर एनुअल एवरेज जो उसकी वैल्यू है वो 6 नैनोग्राम पर मीटर क्यूब से कम होनी चाहिए, और इसके अंदर हम यूज़ करते हैं AAS मेथड को। फिर है निकल की बात। निकल के लिए 20 नैनोग्राम पर मीटर क्यूब से कम वैल्यू होनी चाहिए दोनों केसेस में, दोनों एरियाज़ के लिए, और यहाँ भी जो मेथड यूज़ करता है वो है AAS। तो ये थे कुछ डिस्कशन हमारे इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट के बारे में। इनको आप याद कर लीजिएगा, एज इन आपको याद करने ही पड़ेंगे। एग्जाम में कई बार लिमिट्स पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको बहुत कंफ्यूजिंग फिगर दे देते हैं वो लोग, और आप कई बार गलत टिक करके आ जाते हैं। तो फिर जो लास्ट में मैंने आपको बताया था ट्रिक एक जो होती है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, जिसके थ्रू ये आप याद कर सकते हैं एग्जाम में, इनके आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए इसके अंदर आपने देखा होगा कई सारे के लिए दोनों एरियाज़ की जो वैल्यू है वो सेम है।
डिफरेंट नहीं है, डिफरेंट है वो है सल्फर और नाइट्रोजन में। सल्फर डाइऑक्साइड की जो वैल्यूज़ इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज के लिए एनुअल एवरेज की वैल्यू वो डिफरेंट है। तो आप इसको थोड़ा फोकस करके याद कर लीजिए, इसको पक्का तरीके से याद कीजिए, जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो डिफरेंट वैल्यूज़ पे। मान लीजिए वो पूछेगा ESA की वैल्यू NO2 के लिए क्या है फॉर एनुअल एवरेज, तो आपको पता होना चाहिए वो 30 है, 40 नहीं है। और रेजिडेंशियल एरियाज IRRA की अगर हम बात करेंगे तो वो वैल्यू अलग है। तो आपको इस तरीके से इसको ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं याद करना। दूसरा, तो हम कार्बन मोनोऑक्साइड को देखते हैं तो वहाँ आपने देखा होगा कि उसके अंदर जो यूनिट है वो है मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में दे देते हैं वो 2 नैनोग्राम पर मीटर क्यूब या 2 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, और आप पहला ऑप्शन ए देख के 2 आपको याद रहता है, आप 2 पे टिक मार देते हैं, तो वो थोड़ा गलत हो जाता है। तो एक बार यूनिट को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, जो डिफरेंट यूनिट हैं उनको याद कर लीजिएगा। फिर लास्ट में जो आपने देखा होगा नैनोग्राम वाली यूनिट, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसको भी याद कर लीजिएगा। फिर बहुत ज़्यादा जो जिसका टिपिकल मेथड है, यानी AAS हो गया या फिर बीटा एटेन्यूएशन, इन सब के ऊपर क्वेश्चन एज एन डीप में नहीं पूछ जाएगा आपसे। आपको ऐसा नहीं है कि पूरा बीटा एटेन्यूएशन पढ़ के जाना पड़ेगा, क्या मेथडोलॉजी है, क्या फिजिक्स है, क्या केमिस्ट्री है उसकी, नहीं। हाँ, थोड़ा समझ के जाइएगा, पढ़ के जाइएगा। पूछ सकते हैं कि पर्टिकुलर मेथड में से कौन से मेथड से आप डिटेक्ट करेंगे। आपको याद रहेगा ग्रेविमेट्रिक तो पढ़ा है, TEOM पढ़ा है, और बीटा नहीं याद रहा आपको, बीटा ही ऑप्शन में रहा तो आप गलत कर देंगे उसको। तो इस तरीके से इसको याद करके जाइएगा। बाकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मेथड्स जो हैं वो नहीं पूछे जाते हैं ज़्यादातर एग्जाम में, अब तक नहीं पूछे गए हैं। एक बार पूछा भी गया होगा तो मुझे उससे अवेयर नहीं हूँ उस समय। तो इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत लगेगी, हाँ याद करने पड़ेंगे सारी वैल्यूज़, ये डिफ़िकल्ट होती हैं बट हाँ याद करने पड़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में हम डिस्कस जो करेंगे वो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है इसका मेथडोलॉजी, यानी कि प्रिंसिपल और इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट पर हम बात करेंगे। एम्बिएंट एयर पोल्यूटेंट कंसंट्रेशन और स्टैक एमिशन, दोनों को एम्बिएंट एयर के अंदर कंसंट्रेशन है उसको कैसे मेजर करते हैं और स्टैक एमिशन को कैसे मेजर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको आप अगली वीडियो जरूर देखिएगा। टिल देन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।